भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में पाए जाते हैं, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 शामिल हैं। ये प्रावधान केंद्र सरकार को कठिन परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए विशेष शक्तियां देते हैं। संविधान में इन आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का मुख्य कारण देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के साथ साथ सरकार की लोकतांत्रिक संरचना को बनाए रखने और संविधान को बनाए रखने के लिए है। आपातकाल के दौरान क्या होता है? जब कोई आपात स्थिति घोषित की जाती है, तो केंद्र सरकार महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त करती है और राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आते हैं। इसका मतलब यह है कि सामान्य संघीय प्रणाली, जहां केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच बिजली साझा की जाती है, अस्थायी रूप से एकात्मक प्रणाली में बदल जाती है, जहां केंद्र सरकार के पास अधिकांश नियंत्रण है। संविधान को बदलने की आवश्यकता के बिना एक संघीय से एकात्मक प्रणाली में स्विच करने की यह क्षमता भारतीय संविधान का एक अनूठा पहलू है। डॉ. B.R. अम्बेडकर, जो संविधान के प्रारूपण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ने संविधान सभा में इस लचीलेपन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जबकि कई संघीय प्रणालियां जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर हैं और संघीय रूप से एकात्मक रूप में नहीं बदल सकते हैं, भारत का संविधान वर्तमान स्थिति के आधार पर दोनों तरीकों से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपात स्थिति के प्रकार। संविधान 3 मुख्य प्रकार की आपात स्थितियों को रेखांकित करता है। 1. राष्ट्रीय आपातकालीन, अनुच्छेद 352 उदास स्माइली। इस प्रकार की आपातकालीन युद्ध बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया जा सकता है। यह केंद्र सरकार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नियंत्रण करने की अनुमति देता है। जब इस आपातकाल को घोषित किया जाता है, तो इसे आमतौर पर राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जाना जाता है। 2. राज्य आपातकालीन, अनुच्छेद 356 उदास स्माइली अक्सर राष्ट्रपति के नियम के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह आपातकालीन घोषित किया जा सकता है जब राज्यों में संवैधानिक मशीनरी का टूटना होता है। इसका मतलब यह है कि यदि राज्य की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति राज्य प्रशासन पर कब्जा कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि संविधान विशेष रूप से इस स्थिति के लिए आपातकालीन शब्द का उपयोग नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने में अभी भी महत्वपूर्ण है कि शासन सुचारू रूप से जारी है। 3. वित्तीय आपातकालीन, अनुच्छेद 360 उदास स्माइली। देश की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट के लिए खतरा होने पर एक वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। यह केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अनुमति देता है कि देश वित्तीय संकट का सामना नहीं करता है। निष्कर्ष। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आदेश बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान आवश्यक हैं। वे केंद्र सरकार को राष्ट्र की सुरक्षा, शासन और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरों के लिए तेजी से जवाब देने की अनुमति देते हैं। यह लचीलापन भारत के संवैधानिक ढांचे की एक उल्लेखनीय विशेषता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है। सामान्य और संकट दोनों स्थितियों में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में 3 प्रकार की आपात स्थिति, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय, सेवा करें। इन प्रावधानों को समझने से नागरिकों को आपात स्थितियों के दौरान उनके अधिकारों और सरकार की शक्तियों के बारे में पता होने में मदद मिलती है। यह शासन के महत्व पर जोर देता है, जो यह सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र की जरूरतों के लिए उत्तरदायी है कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क संकट के समय में भी बरकरार है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल
एक राष्ट्रीय आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जहां सरकार देश की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्रवाई कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि देश की सुरक्षा को खतरा है। युद्ध, बाहरी आक्रामकता, सशस्त्र विद्रोह, वास्तविक खतरे से पहले घोषणा। राष्ट्रपति किसी भी वास्तविक युद्ध या आक्रामकता से पहले ही एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं यदि कोई मजबूत विश्वास है कि एक खतरा करीब है। इसका मतलब है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकते हैं। आपातकालीन प्रकार। जब युद्ध या बाहरी आक्रामकता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है तो इसे बाहरी आपातकाल कहा जाता है। जब इसे देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया जाता है तो इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। आपातकाल पूरे देश या केवल विशिष्ट क्षेत्रों पर लागू हो सकता है, जैसा कि 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुमति दी गई है, जो राष्ट्रपति को कुछ क्षेत्रों में आपातकालीन प्रभावों को प्रतिबंधित करने देता है। आपातकाल के लिए मैदान में परिवर्तन। मूल संविधान में आंतरिक गड़बड़ी नामक एक अस्पष्ट शब्द का उपयोग राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए एक कारण के रूप में किया गया था। इस शब्द को अक्सर बहुत व्यापक और भ्रामक के रूप में देखा जाता था। इस वजह से 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने इसे सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया। अब एक राष्ट्रीय आपातकाल को केवल अस्पष्ट गड़बड़ी के आधार पर घोषित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तहत आपातकाल के दौरान। घोषणा के लिए प्रक्रिया। राष्ट्रपति अकेले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। मंत्रिपरिषद कैबिनेट की लिखित सिफारिश होनी चाहिए। इसके लिए कैबिनेट को निर्णय के लिए सामूहिक रूप से सहमत होने की आवश्यकता होती है, बजाय इसके कि वह केवल प्रधानमंत्री को अपने दम पर कर रही है। यह बदलाव महत्वपूर्ण था क्योंकि 1975 के आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि वे अपने कैबिनेट के साथ उचित परामर्श के बिना आपातकाल की घोषणा करें, जिसने सत्ता के दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई। आपातकालीन उद्घोषणाओं की न्यायिक समीक्षा। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम से पहले एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं थी, जिसका अर्थ है कि अदालतें इसे चुनौती नहीं दे सकती थीं। हालांकि इस सुरक्षा को हटा दिया गया था, जिससे अदालतों को इस तरह की घोषणाओं की समीक्षा करने की अनुमति मिली। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक राष्ट्रीय आपातकाल को अदालत में चुनौती दी जा सकती है यदि दुर्भावना के संकेत थे, अगर यह गलत या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित था या यदि यह अनुचित था। संबंधित संवैधानिक लेख। एक अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए आधार। 2 अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को एक राज्य का नियंत्रण ग्रहण करने की अनुमति देता है यदि यह संवैधानिक मशीनरी के टूटने का सामना करता है। 3 अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है यदि वित्तीय स्थिरता या भारत की क्रेडिट को खतरा है। निष्कर्ष। कठिन समय के दौरान राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधान आवश्यक हैं। हालांकि 1978 में किए गए संशोधनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इस तरह की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया गया है और यह कि सुरक्षा और शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बीच संतुलन है। आपातकालीन घोषणा करने के लिए नियंत्रित प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा की संभावना भारत में एक लोकतांत्रिक सेटअप बनाए रखने में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं। आपातकालीन उद्घोषणाओं के लिए संसदीय अनुमोदन को समझना। भारत में सरकार कुछ परिस्थितियों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकती है।
यह घोषणा स्थायी नहीं है और संसद से अनुमोदन की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के नियम भारत के संविधान में पाए जा सकते हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है, जो एक राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अवधि और अनुमोदन प्रक्रिया। जब सरकार ने आपातकाल की घोषणा की तो राज्यसभा, ऊपरी सदन और संसद के लोकसभा, निचले सदन दोनों को 1 महीने के भीतर इस उद्घोषणा को मंजूरी देनी चाहिए। यह समय सीमा 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2 महीने से कम हो गई थी। विशेष परिस्थितियां। यदि इस 1 महीने की अवधि के दौरान लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि इसके सदस्य अब पद नहीं रखते हैं, तो आपातकालीन उद्घोषणा अभी भी मान्य होगी। यह नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि राज्यसभा ने उस दौरान अपनी निरंतरता को मंजूरी दे दी है। आपातकालीन लंबाई। एक बार संसद के दोनों सदनों ने आपातकाल को मंजूरी दे दी, यह 6 महीने तक रहता है। इस अवधि के बाद इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब संसद अतिरिक्त 6 महीने के अंतराल के लिए इसे मंजूरी देती है। संसद द्वारा चल रही अनुमोदन के लिए यह प्रक्रिया भी 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश की गई थी। पिछला प्रावधान। 44वें संशोधन से पहले एक बार संसद ने आपातकाल को मंजूरी दे दी थी। यह तब तक प्रभावी रह सकता है जब तक कि कार्यकारी शाखा, कैबिनेट की इच्छा थी, बिना आगे की मंजूरी की आवश्यकता के। हालांकि आवधिक संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता की शुरुआत ने जवाबदेही की एक परत को जोड़ा है कि आपात स्थिति को कैसे संभाला जाता है। विशेष बहुमत की आवश्यकता। संसद के लिए आपातकालीन या उसके विस्तार की घोषणा को मंजूरी देने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है: 1. उस सदन के सभी सदस्यों में से अधिकांश पक्ष में होना चाहिए। 2. इसके अतिरिक्त कम से कम 2/3 सदस्य जो उपस्थित हैं और मतदान को मंजूरी देनी चाहिए। एक विशेष बहुमत के लिए यह आवश्यकता भी 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी। इस संशोधन से पहले एक साधारण बहुमत अनुमोदन के लिए पर्याप्त हो सकता है, जिससे सरकार के लिए लंबे समय तक अवधि के लिए आपातकालीन शक्तियां बनाए रखना आसान हो गया। निष्कर्ष। भारत में आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने और विस्तारित करने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए संरचित है कि इसकी संसदीय निगरानी है। भारतीय संविधान में निर्धारित विशिष्ट प्रावधान और 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कार्यकारी द्वारा आपातकालीन शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षित रखा जाता है। इन नियमों को समझना यह मानने के लिए महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी कैसे कार्य करता है। भारत में आपातकालीन उद्घोषणा का निरसन। भारत में जब ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपातकाल की स्थिति की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति इसे घोषित कर सकते हैं। हालांकि यह घोषणा स्थायी नहीं है और इसे रद्द किया जा सकता है। यहाँ बताया गया है कि संविधान के महत्वपूर्ण कानूनों और लेखों के बारे में विवरण के साथ प्रक्रिया कैसे काम करती है। निरसन कैसे काम करता है। 1. राष्ट्रपति का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति के पास एक नई उद्घोषणा के माध्यम से किसी भी समय आपातकालीन उद्घोषणा को रद्द करने की शक्ति है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति को समाप्त कर सकते हैं जब भी वे मानते हैं कि यह आवश्यक नहीं है। 2. संसदीय अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं। जब राष्ट्रपति आपातकाल को रद्द करने का फैसला करता है, तो उन्हें संसद से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह राष्ट्रपति को लचीलापन देता है कि वे जल्दी से कार्य करें।
3. लोकसभा की भूमिका। यदि लोकसभा संसद का निचला सदन एक प्रस्ताव पारित करता है जिसमें कहा गया है कि यह आपातकाल की निरंतरता को मंजूरी नहीं देता है, तो राष्ट्रपति को संविधान द्वारा उद्घोषणा को रद्द करने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि आपातकालीन स्थिति जारी रखने के राष्ट्रपति के फैसले पर लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रण का कुछ स्तर है। ऐतिहासिक संदर्भ 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम। आपातकालीन स्थिति के निरसन के संबंध में नियम 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समायोजित किए गए थे। इस संशोधन से पहले राष्ट्रपति लोकसभा से इनपुट की आवश्यकता के बिना एक आपातकालीन उद्घोषणा को रद्द कर सकते हैं। इसका मतलब यह था कि संसद का कोई कहना नहीं था कि क्या आपातकालीन स्थिति जारी है या समाप्त होनी चाहिए। 44वें संशोधन की शुरुआत के साथ अब यदि लोकसभा के सदस्यों में से 1/10वां हिस्सा अध्यक्ष को एक लिखित नोटिस प्रस्तुत करता है या राष्ट्रपति को यदि लोकसभा सत्र में नहीं है, तो लोकसभा की एक विशेष बैठक 14 दिनों के भीतर होनी चाहिए। इस बैठक का उद्देश्य इस बात पर चर्चा करना है कि क्या आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करना है। संकल्पों में प्रमुख अंतर। आपातकालीन उद्घोषणाओं के संबंध में 2 प्रकार के संकल्प हैं। एक, अस्वीकृति का संकल्प। इस संकल्प को केवल लोकसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि मौजूद 50% से अधिक सदस्यों को पक्ष में मतदान करना चाहिए। 2, अनुमोदन का संकल्प। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा, संसद के ऊपरी सदन दोनों के समझौते की आवश्यकता है। इसके लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि उपस्थित 2/3 से अधिक सदस्य और मतदान सहमत होना चाहिए। संवैधानिक संदर्भ। आपातकालीन उद्घोषणाओं की घोषणा और निरसन से संबंधित शक्तियां और प्रक्रियाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित हैं। यह लेख राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 356 एक राज्य में राष्ट्रपति के शासन को लागू करने के लिए संदर्भित करता है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात स्थितियों से संबंधित है। 44वें संशोधन द्वारा पेश किए गए सुरक्षा उपायों को मुख्य रूप से अनुच्छेद 352 पर प्रभाव पड़ता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लोकसभा की आपातकालीन शक्तियों की निगरानी में भूमिका है। निष्कर्ष। आपातकालीन उद्घोषणा को रद्द करने की क्षमता भारतीय राजनीतिक प्रणाली में सत्ता के संतुलन को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तन यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का आपातकालीन शक्तियों की निरंतरता में एक कहना है, जिससे नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो। यह प्रक्रिया शासन में अधिक से अधिक जवाबदेही की दिशा में एक कदम को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा को देखभाल और निरीक्षण के साथ संभाला जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। एक राष्ट्रीय आपातकाल सरकार द्वारा घोषित एक विशेष स्थिति है जो देश की राजनीतिक प्रणाली पर महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव डालती है। इन प्रभावों को 3 मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। 2, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जीवन पर प्रभाव। 3, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। 1, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। जब एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध मौलिक रूप से बदल जाते हैं। इसका विश्लेषण कार्यकारी, विधायी और वित्तीय पहलुओं के संदर्भ में किया जा सकता है। कार्यकारी शक्तियां। एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर व्यापक नियंत्रण मिलता है।
आम तौर पर केंद्र केवल कुछ मामलों पर केवल राज्यों को प्रत्यक्ष कर सकता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति के दौरान यह किसी भी मामले पर निर्देश दे सकता है। इसका मतलब है कि राज्य सरकारों को केंद्र के निर्देशों का पालन करना होगा, भले ही वे आधिकारिक तौर पर निलंबित न हों। बी, विधायी शक्तियां। कानून के संदर्भ में, जबकि राज्य विधानसभाएं कार्य करना जारी रखती हैं, संसद आमतौर पर राज्यों के लिए आरक्षित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करती है। यह परिवर्तन केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को अधिक केंद्रीकृत बनाता है, एक संघीय संरचना से एक इकाई नियंत्रित प्रणाली की ओर स्थानांतरित होता है। विशेष रूप से आपातकालीन समाप्त होने के बाद इस दौरान संसद द्वारा किए गए किसी भी कानून को राज्य मामलों के विषय में 6 महीने के बाद वैध होना बंद हो जाएगा। इसके अनुरूप यदि संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान राज्य विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सी, वित्तीय शक्तियां। आर्थिक रूप से राष्ट्रपति को यह बदलने का अधिकार है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व कैसे वितरित किया जाता है। वह उन धन को कम या रोक सकता है जो केंद्र आमतौर पर राज्यों को देता है, और यह परिवर्तन तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं होता है या आपातकाल घोषित नहीं हो जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में इस तरह के किसी भी आदेश को प्रस्तुत करना होगा। 2, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जीवन पर प्रभाव। आपातकाल की एक उद्घोषणा अपने सामान्य 5 साल के कार्यकाल से परे लोकसभा, संसद के निचले सदन के जीवन का विस्तार कर सकती है। यह एक्सटेंशन 1 वर्ष में 1 वर्ष के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद यह नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 से 1977 ने अपने शब्द को 2 बार बढ़ाया। राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समान तरीके से अपनी शर्तें बढ़ सकती हैं। 3, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। लेख शामिल हैं। मौलिक अधिकार जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं, वे मुख्य रूप से संविधान के लेख 358 और 359 द्वारा नियंत्रित होते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मौलिक अधिकारों को किसी भी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से निलंबित किया जा सकता है। यह सरकार को कानून पारित करने या ऐसी कार्रवाई करने की अनुमति देता है जो कानूनी चुनौतियों का सामना किए बिना इन अधिकारों को सीमित करते हैं। एक बार आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद अनुच्छेद 19 को बहाल कर दिया जाता है और आपातकाल के दौरान किए गए कानून जो इन अधिकारों के विपरीत अब प्रभावी नहीं होंगे। हालांकि आपातकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए कोई कानूनी उपाय नहीं मांगा जा सकता है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने इसे संशोधित किया, यह कहते हुए कि अनुच्छेद 19 अधिकारों का निलंबन केवल युद्ध या बाहरी आक्रामकता के कारण घोषित आपात स्थिति के दौरान हो सकता है, नागरिक अवज्ञा या विद्रोह के दौरान नहीं। अनुच्छेद 35(9) के तहत अन्य अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों से संपर्क करने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है। जबकि अधिकार स्वयं तकनीकी रूप से मान्य रहते हैं, इन अधिकारों के प्रवर्तन को एक विशिष्ट राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तय किया जाता है। निलंबन देश के सभी या किसी भी हिस्से को कवर कर सकता है और संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 19 के विपरीत अनुच्छेद 20 दोहरे खतरे और आत्मोत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक आपातकालीन स्थिति के दौरान भी अपनी प्रवर्तनीयता को बनाए रखता है।
44वां संशोधन यह भी सुनिश्चित करता है कि केवल आपातकाल से संबंधित कानूनों को चुनौती से परिरक्षित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि सामान्य कानून न्यायिक जांच के अधीन है। निष्कर्ष। सारांश में एक राष्ट्रीय आपातकाल भारत के शासन में उल्लेखनीय बदलाव की ओर जाता है। केंद्र सरकार राज्यों पर अधिक शक्ति प्राप्त करती है, विधायी कार्य अधिक केंद्रीकृत हो जाते हैं, राज्यों को वित्तीय सहायता को बदल दिया जा सकता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित किया जा सकता है। लेख 358 और 359 के प्रावधान इन कार्यों के लिए एक कानूनी ढांचा देते हैं, जबकि उनकी सीमा और अवधि पर संवैधानिक जांच भी करते हैं। इन परिवर्तनों को समझना यह है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक संकट के दौरान कैसे कार्य करती है। भारतीय संविधान के लेख 358 और 359 के बीच अंतर। भारतीय संविधान में लेख 358 और 359 आपातकालीन समय के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से निपटते हैं। यहाँ अंतर और इन लेखों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों की एक सरलीकृत व्याख्या है। प्रमुख अंतर। 1. निलंबन का दायरा। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता, विधानसभा, आंदोलन, संघ और बहुत कुछ से संबंधित अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 359 हालांकि सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति क्या तय करता है। इसमें अनुच्छेद 20 में उल्लिखित अधिकार, सजा के संबंध में संरक्षण और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल हैं। 2. स्वचालित निलंबन बनाम राष्ट्रपति का विवेक। जब कोई आपात स्थिति घोषित की जाती है तो अनुच्छेद 358 स्वचालित रूप से अनुच्छेद 19 में सूचीबद्ध अधिकारों को निलंबित कर देता है। अनुच्छेद 359 स्वचालित रूप से किसी भी अधिकार को निलंबित नहीं करता है। इसके बजाय यह राष्ट्रपति को यह चुनने की शक्ति देता है कि कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। 3. आपातकाल का प्रकार। अनुच्छेद 358 विशेष रूप से बाहरी आपातकाल की स्थितियों के लिए है, जैसे कि युद्ध या बाहरी आक्रामकता के दौरान। अनुच्छेद 359 का उपयोग बाहरी आपात स्थितियों और आंतरिक आपात स्थितियों के दौरान किया जा सकता है, जैसे कि सशस्त्र विद्रोह की स्थितियों में। 4. निलंबन की अवधि। अनुच्छेद 358 के तहत अधिकारों का निलंबन आपातकाल की पूरी अवधि के लिए रहता है। इसके विपरीत अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को निलंबन की अवधि निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है, जो पूरे आपातकाल या छोटी अवधि के लिए हो सकता है। 5. भौगोलिक गुंजाइश। अनुच्छेद 358 पूरे देश में लागू होता है। अनुच्छेद 359 पूरे देश या इसके केवल विशिष्ट भागों पर लागू हो सकता है। 6. पूर्ण बनाम आंशिक निलंबन। अनुच्छेद 358 पूरी तरह से अनुच्छेद 19 अधिकारों को निलंबित करता है। अनुच्छेद 359 लेख 20 और 21 के निलंबन की अनुमति नहीं देता है, आपातकालीन स्थिति के दौरान भी कुछ अधिकारों की रक्षा करता है। 7. विधायी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 358 के तहत सरकार कानून बना सकती है या ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो अनुच्छेद 19 में अधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं। अनुच्छेद 359 के तहत सरकार ऐसे कानून बना सकती है जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित विशिष्ट मौलिक अधिकारों की अनदेखी करते हैं। समानताएं। उनके मतभेदों के बावजूद लेख 358 और 359 कुछ सामान्यताओं को साझा करते हैं। दोनों लेख आपातकालीन स्थिति के दौरान किए गए कानूनों के लिए कानूनी चुनौतियों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं।
यदि वे आपातकालीन स्थिति से संबंधित हैं तो इन कानूनों को अदालत में पूछताछ नहीं किया जा सकता है। इन कानूनों के तहत की गई किसी भी कार्यकारी कार्रवाई को भी न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाता है। कानूनी ढांचा। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा पर तुरंत कुछ स्वतंत्रता के निलंबन के लिए अनुमति देता है। बाहरी आपात स्थितियों से संबंधित है। अनुच्छेद 359 आंतरिक और बाहरी दोनों आपात स्थितियों के दौरान राष्ट्रपति के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जैसा कि अनुच्छेद 356 जब राज्य विफल के तहत लागू किया गया है, या अनुच्छेद 352 सुरक्षा के लिए आसन्न खतरा। इन लेखों को समझना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान कैसे आपात स्थिति के दौरान राज्य सुरक्षा की आवश्यकता के साथ नागरिक स्वतंत्रता की आवश्यकता को संतुलित करता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणाएं। भारत में विशिष्ट परिस्थितियों में एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अब तक ऐसे 3 उदाहरण हैं जहां इस तरह की आपात स्थिति की घोषणा की गई है, जो कि 1962, 1971 और 1975 के वर्षों में थे। आइए प्रत्येक उदाहरण पर करीब से नजर डालें। घोषणाओं के पीछे के कारणों और कानूनी प्रावधान शामिल हैं। 1. राष्ट्रीय आपातकाल का पहला उद्घोषणा 1962। दिनांक अक्टूबर 1962। कारण यह आपातकाल उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) में चीन से आक्रामकता के कारण घोषित किया गया था, जिसे अब अरुणाचल प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अवधि आपातकाल जनवरी 1968 तक चला। इसका मतलब है कि 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होने पर एक और आपातकाल घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। कानूनी आधार। पहली उद्घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की गई थी। यह लेख राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है जब भारत की सुरक्षा या इसके किसी भी हिस्से को युद्ध या बाहरी आक्रामकता से खतरा होता है। 2. राष्ट्रीय आपातकाल का दूसरा उद्घोषणा 1971। दिनांक दिसंबर 1971। कारण यह घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के जवाब में की गई थी, विशेष रूप से बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान। अवधि मार्च 1977 तक आपातकाल प्रभावी रहा। कानूनी आधार। पहले के समान यह उद्घोषणा भी अनुच्छेद 352 के तहत बनाई गई थी, जिसमें आपातकाल के कारण बाहरी आक्रामकता का हवाला दिया गया था। 3. राष्ट्रीय आपातकाल का तीसरा उद्घोषणा 1975। दिनांक जून 1975। कारण पिछली 2 घोषणाओं के विपरीत 1975 की आपातकाल को आंतरिक गड़बड़ी के कारण घोषित किया गया था। इसका मतलब यह था कि कानून और व्यवस्था के टूटने का सुझाव देते हुए उनके कर्तव्यों के खिलाफ पुलिस और सेना को उकसाने वाले लोग थे। अवधि। यह आपातकाल मार्च 1977 तक लागू रहा, जब इसे हटा दिया गया था। कानूनी आधार। इस आपातकाल को अनुच्छेद 352 के तहत भी घोषित किया गया था, लेकिन औचित्य बाहरी खतरों से आंतरिक मुद्दों पर स्थानांतरित हो गया। विवाद और 1975 के आपातकाल के बाद 1975 में घोषित आपातकालीन को अक्सर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे विवादास्पद अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। कई लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए सरकार की आलोचना की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस अवधि के दौरान अपने कार्यों के लिए महत्वपूर्ण बैकलैश का सामना करना पड़ा। जब 1977 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को एक महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी सत्ता में आई, एक प्रमुख राजनीतिक बदलाव को चिह्नित करते हुए।
इस नई सरकार ने 1975 में आपातकालीन घोषणा के कारणों की जांच के लिए शाह आयोग की स्थापना की। शाह आयोग के निष्कर्षों ने संकेत दिया कि आपातकाल की घोषणा उचित नहीं थी। इसने भविष्य में सत्ता के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए बदलावों के लिए व्यापक कॉल किया। इन चिंताओं को दूर करने के लिए 44वें संशोधन अधिनियम को 1978 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ बेहतर सुरक्षा उपायों को स्थापित करना था, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी शक्तियों का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक संवैधानिक लेख। भारत का संविधान आपात स्थिति की घोषणा के लिए रूपरेखा देता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को भारत की सुरक्षा की धमकी देने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 356 राज्य में शासन प्रणाली विफल होने पर राज्यों में राष्ट्रपति के शासन को लागू करने के लिए प्रदान करता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा की अनुमति देता है यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट या उसके किसी भी हिस्से को खतरा है। निष्कर्ष। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधान असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में काम करते हैं, चाहे वह बाहरी खतरे हो या आंतरिक गड़बड़ी। हालांकि इन प्रावधानों के ऐतिहासिक दुरुपयोग ने नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और कानूनी सुधारों को जन्म दिया है, जिससे सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भारत के राजनीतिक परिदृश्य को समझाने के लिए इन घोषणाओं और उनके कानूनी ढांचे को समझना आवश्यक है। भारत में राष्ट्रपति का शासन। राष्ट्रपति का शासन क्या है? राष्ट्रपति का शासन भारत में एक विशेष स्थिति है जहां केंद्र सरकार एक राज्य सरकार पर पूर्ण नियंत्रण लेती है। यह आमतौर पर तब होता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार ठीक से काम नहीं कर रही है। यह स्थिति मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा शासित है। इसे राष्ट्रपति का शासन क्यों कहा जाता है? राष्ट्रपति के शासन को राज्य आपातकालीन या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। यह तब शुरू किया जाता है जब राज्य सरकार की संवैधानिक मशीनरी में विफलता होती है। इसका मतलब यह है कि यदि राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने या अपने आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है, तो केंद्र सरकार कदम रख सकती है। राष्ट्रपति के शासन से संबंधित लेख। संविधान विशिष्ट लेख प्रदान करता है जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के शासन को लागू करने की अनुमति देता है। दो मुख्य लेख अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के साथ साथ अनुच्छेद 365 के साथ हैं। यहाँ प्रत्येक लेख क्या कहता है? अनुच्छेद 355 राज्य सरकार का संरक्षण। अनुच्छेद 355 में केंद्र सरकार को प्रत्येक राज्य को बाहरी खतरों और आंतरिक विकार की स्थितियों से बचाने की आवश्यकता होती है। संवैधानिक शासन को सुनिश्चित करना। यह भी अनिवार्य है कि प्रत्येक राज्य की सरकार को संविधान में निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के शासन की घोषणा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के शासन को घोषित करने की अनुमति देता है यदि वह मानता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। गवर्नर की भूमिका। राष्ट्रपति इस निर्णय को राज्य के गवर्नर की एक रिपोर्ट पर आधारित कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति एक रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना भी कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति कार्रवाई कर सकते हैं यदि वे सीधे किसी समस्या का अनुभव करते हैं। अनुच्छेद 365 केंद्रीय निर्देशों का अनुपालन। अनुच्छेद 365 के अनुसार
यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार से किसी भी निर्देश का पालन नहीं करती है, तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। इसमें ऐसी स्थितियां शामिल हैं जहां केंद्र द्वारा जारी किए गए कानूनों या निर्देशों का अनुपालन किया जा सकता है। थोपने की शर्तें। राष्ट्रपति का शासन निम्नलिखित शर्तों के तहत लगाया जा सकता है। 1. आंतरिक गड़बड़ी, राज्य के भीतर अराजकता या हिंसा हो सकती है। 2. प्रशासन में विफलता, राज्य सरकार प्रभावी रूप से शासन करने में असमर्थ हो सकती है, संभवतः राजनीतिक मुद्दों, भ्रष्टाचार या बहुमत की कमी के कारण। 3. आदेशों का अनुपालन, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है। प्रक्रिया। जब राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है, 1. राज्य विधानसभा आमतौर पर भंग हो जाती है। 2. केंद्र सरकार एक राज्यपाल या एक प्रशासक की नियुक्ति करती है जो राज्य के मामलों का प्रबंधन करेगी। 3. राज्यपाल प्रशासन में सहायता के लिए एक टीम भी नियुक्त कर सकते हैं। अवधि और समीक्षा। राष्ट्रपति का शासन शुरू में 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन हर 6 महीने में संसदीय अनुमोदन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियम का विस्तार करने से पहले स्थिति की समीक्षा आवश्यक है कि अभी भी केंद्रीय नियंत्रण की आवश्यकता है। निष्कर्ष। राष्ट्रपति का शासन एक महत्वपूर्ण संवैधानिक तंत्र है जो केंद्र सरकार को संकट के समय या जब राज्य ठीक से काम नहीं कर सकता है, तो केंद्र सरकार को राज्य के प्रशासन को संभालने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों का शासन संविधान के साथ संरेखित करता है और नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। लेख 355, 356 और 365 के ढांचे को समझना कब और कैसे राष्ट्रपति के शासन को लागू किया जा सकता है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रपति के शासन को समझना। राष्ट्रपति का शासन क्या है? राष्ट्रपति का शासन एक विशेष स्थिति है जिसके तहत केंद्र सरकार एक राज्य सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण लेती है। यह आमतौर पर तब होता है जब राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर सकती है, जैसे कि जब राजनीतिक अस्थिरता या कानून और व्यवस्था के मुद्दे होते हैं। भारत के राष्ट्रपति इस नियम को लागू करने के लिए एक उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के शासन के लिए संसदीय अनुमोदन। एक अनुमोदन की आवश्यकता। जब राष्ट्रपति के शासन को घोषित किया जाता है तो इसे अपने मुद्दे के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि यह अनुमोदन 2 महीनों के भीतर नहीं दिया जाता है तो उद्घोषणा जारी नहीं रहेगी। 2. लोकसभा का विघटन। यदि लोकसभा को उद्घोषणा को मंजूरी देने से पहले भंग कर दिया जाता है या यदि इसे बिना अनुमोदन के 2 महीने की अवधि के दौरान भंग कर दिया जाता है तो घोषणा प्रभाव में रहेगी, लेकिन यह चुनावों के बाद नवगठित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक रह सकता है। इस दौरान राज्यसभा को उद्घोषणा को मंजूरी देनी चाहिए। 3. राष्ट्रपति के शासन की अवधि। यदि संसद के दोनों सदनों ने उद्घोषणा को मंजूरी दे दी तो राष्ट्रपति का शासन 6 महीने तक रह सकता है। इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संसद को हर 6 महीने में इसे मंजूरी देनी चाहिए। 4. अधिकतम अवधि। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के अनुसार शुरुआती 6 महीने के बाद राष्ट्रपति के शासन को केवल संसद की मंजूरी के साथ 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ 1 वर्ष से परे राष्ट्रपति के शासन का विस्तार करने के लिए शर्तें हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में या उस विशिष्ट राज्य में प्रभावी होना चाहिए जहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता है। चुनाव आयोग को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि राज्य की विधानसभा में चुनाव कुछ कठिनाइयों के कारण नहीं हो सकते। 5. राष्ट्रपति के शासन का निरसन।
राष्ट्रपति किसी भी समय एक और उद्घोषणा जारी करके राष्ट्रपति के शासन को समाप्त कर सकते हैं। इस निरसन को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण लेख और कानून। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति के शासन को लागू करने की अनुमति देता है जब शासन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 357 राष्ट्रपति के शासन की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करता है। 44वें संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति के शासन की सीमा को प्रतिबंधित करने के लिए पेश किया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्यों में लोकतंत्र को अधिक तेजी से बहाल किया गया है। मतदान शक्ति। कोई भी संकल्प जो राष्ट्रपति के शासन को लागू करने या विस्तार का समर्थन करता है, को एक साधारण बहुमत के साथ संसद के घर द्वारा पारित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आधे से अधिक सदस्य जो उपस्थित हैं और मतदान करने के लिए सहमत होना चाहिए कि वह पारित होने के लिए सहमत हो। सारांश में, राष्ट्रपति का शासन एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण है जो केंद्र सरकार को संकट के समय एक राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देता है। इसके कार्यान्वयन और निरंतरता के लिए सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए संवैधानिक दिशानिर्देशों के सावधान संसदीय अनुमोदन और पालन की आवश्यकता होती है। भारत में राष्ट्रपति के शासन के परिणाम। जब भारत में एक राज्य में राष्ट्रपति का शासन रखा जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को राज्य का प्रबंधन करने के लिए कुछ विशेष शक्तियां मिलती हैं। यहाँ क्या होता है? राष्ट्रपति के शासन के तहत राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां। 1. राज्य सरकार का कार्य। राष्ट्रपति राज्य सरकार के कर्तव्यों में कदम रख सकते हैं। इसमें व्यायाम करने वाली शक्तियां शामिल हैं जो राज्य में गवर्नर या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण से संबंधित हैं। 2. संसद ने कहा, राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल राज्य का कानून बनाने वाली निकाय शक्तियों का उपयोग अब भारत की संसद द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है यदि स्थानीय सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। 3. संवैधानिक प्रावधानों का निलंबन। राष्ट्रपति संविधान के कुछ हिस्सों को निलंबित कर सकते हैं जो राज्य में किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि राज्य में शासन बनाए रखा जाए। 4. राज्य मंत्रियों को खारिज करना। जब राष्ट्रपति का शासन घोषित किया जाता है, तो राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री सहित राज्य की मंत्रियों की परिषद को खारिज कर दिया। राज्य के गवर्नर राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हुए तब राज्य के प्रशासन का प्रबंधन करेंगे, अक्सर राष्ट्रपति द्वारा चुने गए मुख्य सचिव या सलाहकारों की मदद से। 5. राज्य विधानसभा का निलंबन या विघटन। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा विधान निकाय को निलंबित या भंग कर सकते हैं। जब ऐसा होता है, संसद राज्य के लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य नामित प्राधिकरण को कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। राष्ट्रपति या नामित प्राधिकारी ऐसे कानून बना सकते हैं जो उस राज्य में केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। 6. अनुमोदन के बिना औपचारिक अनुमोदन। कानूनों की निरंतरता। राष्ट्रपति के शासन के दौरान संसद, राष्ट्रपति या अन्य नामित अधिकारियों द्वारा किए गए कानून नियम समाप्त होने के बाद भी प्रभावी बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये कानून तब तक बने रहते हैं जब तक कि राज्य विधानमंडल उन्हें बदलने या हटाने का फैसला नहीं करता है। हालांकि राष्ट्रपति के पास राज्य उच्च न्यायालय या उसके कार्यों से संबंधित कुछ भी बदलने की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के शासन के दौरान अदालत हमेशा की तरह काम करती रहती है। महत्वपूर्ण संवैधानिक लेख। अनुच्छेद 356। यह लेख एक राज्य में राष्ट्रपति के शासन को लागू करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।
यह राष्ट्रपति को राज्य के कार्यों पर नियंत्रण ग्रहण करने की अनुमति देता है यदि उस राज्य में सरकार प्रभावी रूप से संचालित करने में असमर्थ है। अनुच्छेद 357 यह लेख बताता है कि राष्ट्रपति के शासन के तहत राज्य के लिए कानून कैसे बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति के शासन के बीच अंतर। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति के शासन के बीच तुलना कई क्षेत्रों में की जा सकती है, जैसे थोपने के लिए आधार। भारत की सुरक्षा के लिए खतरों के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति का शासन राज्य सरकार की विफलता से संबंधित है। संसदीय अनुमोदन। दोनों को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें शामिल प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। अवधि। एक राष्ट्रीय आपातकाल में 6 महीने की अधिकतम अवधि होती है, जबकि राष्ट्रपति के शासन को संसदीय अनुमोदन के साथ अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है। निरसन। दोनों को राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने की प्रक्रिया काफी भिन्न होती है। परिणाम। प्रत्येक के परिणाम अलग अलग हैं। यह प्रभावित करते हैं कि कानूनों को कैसे पारित किया जाता है और सरकारी कार्य संचालित होते हैं। यह जानकारी इस बात का अवलोकन प्रदान करती है कि राष्ट्रपति का नियम कैसे काम करता है और राष्ट्रपति द्वारा आयोजित विस्तारित शक्तियां जब यह प्रणाली लागू होती है। साथ ही भारतीय संविधान से आवश्यक विवरण भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को समझना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 एक प्रावधान है जो भारत के राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकार का नियंत्रण लेने की अनुमति देता है। चूंकि 1950 में संविधान को अपनाया गया था, इसलिए इस लेख को विभिन्न राज्यों में 125 से अधिक बार लागू किया गया है। इन वर्षों में यह संविधान के सबसे विवादास्पद और आलोचनात्मक तत्वों में से एक बन गया है। आइए इसके महत्व, इसके कार्यान्वयन के ऐतिहासिक उदाहरणों और इसके आसपास के कानूनी ढांचे का पता लगाएं। अनुच्छेद 356 क्या है? अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को एक राज्य में राष्ट्रपति के शासन को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है यदि यह माना जाता है कि उस राज्य में शासन को संविधान के अनुसार नहीं किया जा सकता है। यह तब हो सकता है जब संवैधानिक मशीनरी की विफलता हो, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार यह नहीं काम कर रही है कि यह कैसे माना जाता है। जब राष्ट्रपति के शासन को घोषित किया जाता है तो राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति एक नियुक्त प्रतिनिधि, आमतौर पर राज्यपाल के माध्यम से राज्य पर शासन करते हैं। राष्ट्रपति का शासन 6 महीने तक रह सकता है और यदि आवश्यक हो तो इसे नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है। राष्ट्रपति के शासन के ऐतिहासिक उदाहरण। 1. पंजाब 1951 में पहला उपयोग। राष्ट्रपति के शासन का पहला उदाहरण 1951 में पंजाब में लगाया गया था। तब से यह कम से कम एक बार भारत भर में लगभग हर राज्य में लागू किया गया है और कुछ मामलों में कई बार। 2. राजनीतिक जोड़तोड़ 1977 में देश में आंतरिक आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव खो दिया और जनता पार्टी सत्ता में आ गई। नई सरकार ने 9 राज्यों में राष्ट्रपति के शासन को लागू किया जहां कांग्रेस नियंत्रण में थी, यह तर्क देते हुए कि इन विधानसभाओं ने मतदाताओं की इच्छाओं को प्रतिबिंबित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी 1980 में सत्ता में लौट आई और इन राज्यों में भी यही काम किया। 3. भाजपा शासित राज्यों 1992 उदास स्माइली 1992 में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा शासित 3 राज्यों में राष्ट्रपति के शासन को लागू किया, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, यह मानते हुए कि ये राज्य केंद्रीय आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे। धार्मिक संगठनों के बारे में। कानूनी जांच और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले।
अनुच्छेद 356 के उपयोग ने महत्वपूर्ण कानूनी जांच का सामना किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोमाई मामले 1994 में एक ऐतिहासिक निर्णय ने पुष्टि की कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक मूल तत्व है। अदालत ने कुछ मामलों में राष्ट्रपति के शासन को लागू करने का समर्थन किया, लेकिन नागालैंड और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में इसके आवेदन के खिलाफ भी फैसला किया, जिसमें कहा गया था कि इसका दुरुपयोग किया गया था। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की दृष्टि। डॉ. बी.आर. भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अम्बेडकर ने उम्मीद व्यक्त की कि अनुच्छेद 356 एक मृत अक्षर रहेगा, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार को केवल संवैधानिक दायित्वों के तहत राज्य मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए और एक संघीय प्रणाली में राज्य प्राधिकरण का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। हालांकि वर्तमान प्रथाओं से पता चला है कि डेड लेटर होने के बजाय अनुच्छेद 356 का उपयोग अक्सर कई राज्य सरकारों के खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया जाता है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य कामथ ने मार्मिक रूप से टिप्पणी की, डॉ. अम्बेडकर मर चुका है और लेख बहुत अधिक जीवित हैं। अनुच्छेद 356 के चल रहे और कभी कभी आक्रामक उपयोग को दर्शाता है। निष्कर्ष: अनुच्छेद 356 का उद्देश्य संघीय हस्तक्षेप के लिए एक अंतिम उपाय के रूप में था, लेकिन इसके बार बार उपयोग ने केंद्र में सत्ता के दुरुपयोग और राज्य प्राधिकरण के कम होने के बारे में चिंताओं को बढ़ाया है। अनुच्छेद 356 और इसके निहितार्थ भारत में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन को उजागर करते हैं, जो देश की संघीय संरचना के लिए मौलिक है। भारतीय राजनीति और शासन की गतिशीलता को समझने के लिए इस लेख को समझना आवश्यक है। राष्ट्रपति के नियम से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कोई भी संदर्भित कर सकता है। अनुच्छेद 356 भारत का संविधान https://www.constitutionofindia.net। संघीय संरचना लेख 245 से 263 राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण को नियंत्रित करते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा के दायरे को समझना। न्यायिक समीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जहां अदालतें राष्ट्रपति और सरकार के कार्यों की जांच कर सकती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संविधान का पालन करते हैं। अनुच्छेद 356 पर चर्चा करते समय यह विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो राष्ट्रपति को एक राज्य में राष्ट्रपति के शासन को लागू करने की अनुमति देता है जब सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। लेखों में न्यायिक समीक्षा के लिए किए गए परिवर्तन। 38वां संशोधन अधिनियम 1975। प्रारंभ में 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने कहा कि जब राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के बारे में निर्णय लिया तो यह निर्णय अंतिम था। इसका मतलब यह था कि कोई भी अदालत राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाए या चुनौती नहीं दे सकती। हालांकि इससे चिंता हुई क्योंकि इसने अदालतों की क्षमता को दूर कर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रपति के कार्य निष्पक्ष थे और वास्तविकता में आधारित थे। 44वां संशोधन अधिनियम 1978। सौभाग्य से इस प्रावधान को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। इस परिवर्तन ने अदालतों को राष्ट्रपति के फैसलों की फिर से समीक्षा करने की अनुमति दी, यह दर्शाते हुए कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को जांच से परे नहीं माना जा सकता है और वैध जानकारी पर आधारित होना चाहिए। बोमाई केस से प्रमुख अंक 1994। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को संभालने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश निर्धारित किए जहां अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जा सकता है। यहां मुख्य बिंदु हैं। 1. न्यायिक समीक्षा स्वीकार्य है।
अदालत राष्ट्रपति के शासन को लागू करने के राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा कर सकती है। इसका मतलब है कि अदालतें यह जांच सकती हैं कि निर्णय ठीक से किया गया था या प्रासंगिक कारणों के आधार पर। 2. प्रासंगिक सामग्री आवश्यक। राष्ट्रपति का निर्णय उचित और प्रासंगिक जानकारी पर आधारित होना चाहिए। यदि अदालत को पता चलता है कि निर्णय असंबंधित या बुरे कारणों के आधार पर किया गया था, तो वे इसे पलट सकते हैं। 3. सबूत का बोझ। यह केंद्र संघीय सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सबूत प्रदान करे जो राष्ट्रपति के नियम के कार्यान्वयन का समर्थन करता है। 4. पर्याप्तता पर प्रासंगिकता। अदालत यह नहीं बताएगी कि क्या सबूत पर्याप्त है, लेकिन यह जांच करेगा कि क्या यह राष्ट्रपति की कार्रवाई के लिए प्रासंगिक है। 5. सरकार को बहाल करने की शक्ति। यदि अदालत राष्ट्रपति की कार्रवाई को असंवैधानिक पाता है, तो यह राज्य सरकार को बहाल कर सकता है और राज्य विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है यदि इसे भंग कर दिया गया था। 6. संसदीय अनुमोदन। राज्य विधानसभा को भंग करने से पहले राष्ट्रपति को संसद की मंजूरी होनी चाहिए। यदि संसद राष्ट्रपति की घोषणा को खारिज कर देती है, तो विधानसभा स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाएगी। 7. धर्मनिरपेक्षता की बुनियादी विशेषताएं। धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की एक बुनियादी विशेषता माना जाता है। यदि कोई राज्य सरकार एक धर्मनिरपेक्ष तरीके से कार्य करती है, तो यह अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई का सामना कर सकती है। 8. विधान विश्वास। इस बात की कि क्या सरकार ने विधानसभा के विश्वास को खो दिया है, विधानसभा में ही चर्चा की जानी चाहिए। जब तक विधानसभा निर्णय नहीं लेती, तब तक मौजूदा मंत्रालयों को सत्ता में रहना चाहिए। 9. केंद्र सरकार में परिवर्तन। यदि कोई नई पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है, तो यह अन्य दलों द्वारा गठित राज्य सरकारों को बेतरतीब ढंग से खारिज नहीं कर सकता है। यह राज्य स्तर पर राजनीतिक स्थिरता का एक स्तर सुनिश्चित करता है। 10. अनुच्छेद 356 का असाधारण उपयोग। अनुच्छेद 356 के तहत दी गई शक्तियां केवल विशेष या असाधारण परिस्थितियों में उपयोग की जाती हैं। नियमित या नियमित सरकारी मुद्दों को इसके कार्यान्वयन का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। संबंधित संवैधानिक लेख और कानून। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है जब सरकार कार्य नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 357। यह अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य को संभालने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियों को रेखांकित करता है। अनुच्छेद 19(1) ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, एक लोकतांत्रिक ढांचे का समर्थन करता है जहां विधानसभा और नागरिकों के विचारों का सम्मान किया जाता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिम्मेदार शासन की आवश्यकता पर जोर देता है। निष्कर्ष। सारांश में, राष्ट्रपति की शक्तियों और राज्यों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा का दायरा महत्वपूर्ण है। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तन और बोमाई मामले में सत्तारूढ़ सरकार को जवाबदेह ठहराने के महत्व को रेखांकित करते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत किए गए निर्णयों को सुनिश्चित करना ध्वनि तर्क और वैध साक्ष्य पर आधारित है। राष्ट्रपति के शासन और उसके उपयोगों को समझना। भारत में एक राज्य में राष्ट्रपति के शासन को लागू करना संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा शासित है। यह प्रावधान राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में एक राज्य सरकार का नियंत्रण लेने की अनुमति देता है जब राज्य ठीक से काम नहीं कर सकता है। इस शक्ति का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है, इसके लिए दिशानिर्देश केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की 1988 की रिपोर्ट में और बाद में 1994 के बोमाई मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रबलित किए गए थे। राष्ट्रपति के शासन को लागू करने के लिए उचित परिस्थितियां।
राष्ट्रपति के शासन को लागू करने के लिए निम्नलिखित परिदृश्यों को उचित माना जाता है। 1. हंग असेंबली। यह तब होता है जब कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव के बाद राज्य विधानसभा में पर्याप्त सीटें नहीं जीतती है। बहुमत के बिना सरकार बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 2. सरकार बनाने से इनकार करना। यदि बहुमत के पास जिस पार्टी के पास सरकार बनाने से इनकार करती है और राज्यपाल को कोई ऐसा गठबंधन नहीं मिल सकता है जो बहुमत रखता है, तो राष्ट्रपति के शासन को उचित माना जा सकता है। 3. हार के बाद इस्तीफा। यदि कोई सरकार विधानसभा में समर्थन खोने के कारण इस्तीफा दे देती है और कोई अन्य पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है। 4. केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना। यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों की उपेक्षा करती है, तो यह राष्ट्रपति के शासन को सही ठहरा सकता है। 5. आंतरिक तोड़फोड़। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक राज्य सरकार अपने संविधान और कानूनों के खिलाफ काम कर रही है, या यदि यह राज्य के भीतर हिंसा को उकसा रही है। 6. शारीरिक टूटना। यह उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां एक सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है, जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। राष्ट्रपति के शासन को लागू करने के लिए अनुचित स्थितियां। इसके विपरीत ऐसे परिदृश्य हैं जहां राष्ट्रपति के शासन को लागू करना अनुचित माना जाएगा। 1. नियत प्रक्रिया के बिना इस्तीफा। यदि कोई सरकार इस्तीफा दे देती है या बहुसंख्यक समर्थन खोने के लिए खारिज कर दी जाती है और राज्यपाल एक नई सरकार बनाने की संभावना की खोज के बिना राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश करता है, तो यह अनुचित है। 2. गवर्नर द्वारा प्रीमेप्टिव कार्रवाई। यदि राज्यपाल अन्यायपूर्ण रूप से विधानसभा में एक मंत्रालय के समर्थन का आकलन करता है और उस मंत्रालय को अपने बहुमत साबित करने की अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश करता है, तो यह स्वीकार्य नहीं है। 3. चुनाव के बाद की हार। जब सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय चुनावों जैसे 1977 और 1980 में एक महत्वपूर्ण हार का सामना करती है, तो राष्ट्रपति के शासन को लागू करने से अनुचित माना जा सकता है। 4. मामूली गड़बड़ी। यदि आंतरिक मुद्दे हैं जो तोड़फोड़ या भौतिक टूटने के स्तर तक नहीं बढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति के नियम को लागू नहीं किया जाना चाहिए। 5. भ्रष्टाचार या कुप्रबंधन के आरोप। बुरे शासन या भ्रष्टाचार के दावे उचित जांच के बिना राष्ट्रपति के शासन को लागू करने के एकमात्र कारण नहीं होने चाहिए। 6. चेतावनी का अभाव। यदि राज्य सरकार को राष्ट्रपति के शासन के लागू होने से पहले अपने मुद्दों को ठीक करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो हानिकारक परिणामों के कारण तत्काल स्थितियों को छोड़कर इसे अनुचित के रूप में देखा जाता है। 7. आंतरिक पार्टी संघर्ष। सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर मुद्दों को हल करने की शक्ति का उपयोग करना या शासन से असंबंधित कारणों से अनुमति नहीं है। प्रमुख लेख और कानून। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 यह उस प्रक्रिया और शर्तों को रेखांकित करता है जिसके तहत राष्ट्रपति के शासन को एक राज्य में लगाया जा सकता है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1988 उदास स्माइली। इस आयोग ने अनुच्छेद 356 के तहत सत्ता के उपयोग पर स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता की सिफारिश की। के आर नारायणन बनाम केरल राज्य 1994 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले बोमाई मामले ने राष्ट्रपति के शासन के उचित उपयोग के लिए मानदंड स्थापित किया और इस तरह के फैसलों को लागू करने के बारे में न्यायिक निरीक्षण प्रदान किया। अंत में, जबकि राष्ट्रपति का शासन सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण हो सकता है जब कोई राज्य उथल पुथल में होता है, इसका उपयोग विवेकपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए, संविधान के प्रावधानों और राज्य के नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए। इस शक्ति का दुरुपयोग लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राज्य और केंद्र सरकार के बीच विश्वास को कम कर सकता है।
भारत में वित्तीय आपातकाल। भारत में संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत एक वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। यह लेख भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वे मानते हैं कि देश की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट या इसका कोई भी हिस्सा खतरे में है। प्रमुख बिंदु। एक, परिभाषा। एक वित्तीय आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जहां सरकार का मानना है कि देश का वित्तीय स्वास्थ्य जोखिम में है। इसका मतलब यह हो सकता है कि पैसे का गंभीर नुकसान, आर्थिक प्रणाली का पतन या ऐसी स्थिति जहां ऋण और क्रेडिट से समझौता किया जाता है। 2, राष्ट्रपति की भूमिका। राष्ट्रपति के पास इस तरह की आपातकाल घोषित करने की शक्ति है। निर्णय राष्ट्र की वित्तीय शर्तों के बारे में राष्ट्रपति के फैसले पर आधारित है। 3, ऐतिहासिक संशोधन। 1975 में 38वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम ने इसे इसलिए बनाया ताकि वित्तीय आपातकाल घोषित करने का राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम हो और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके। इसका मतलब यह था कि कोई भी कानूनी सेटिंग में राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता है। हालांकि इस प्रावधान को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के साथ हटा दिया गया था। अब यदि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उनके फैसले पर सवाल उठाए जा सकते हैं और अदालतों द्वारा समीक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 360 का महत्व। चेक और बैलेंस। राष्ट्र की वित्तीय अखंडता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 360 आवश्यक है। यह सरकार को संभावित वित्तीय संकटों पर जल्दी से जवाब देने में मदद करता है। न्यायिक समीक्षा। 44वें संशोधन अधिनियम के बाद न्यायिक समीक्षा की बहाली का मतलब है कि राष्ट्रपति कानूनी चुनौती की संभावना के बिना एकतरफा निर्णय नहीं ले सकते। यह इस महत्वपूर्ण शक्ति के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करता है। एक वित्तीय आपातकाल का प्रभाव। जब एक वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो कई परिणाम अनुसरण कर सकते हैं। राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है। अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए संसाधनों के वित्तीय वितरण को बदल दिया जा सकता है। सरकार संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए व्यय पर प्रतिबंध लगा सकती है। निष्कर्ष। अंत में भारत में एक वित्तीय आपातकाल एक गंभीर स्थिति है जिसमें महत्वपूर्ण कानूनी और आर्थिक निहितार्थ हो सकते हैं। घोषणा की प्रक्रिया में अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति के फैसले को शामिल किया गया है और अदालत में इस तरह की घोषणा को चुनौती देने की क्षमता चेक और संतुलन की एक प्रणाली सुनिश्चित करती है। इन प्रावधानों को समझने से नागरिकों को राष्ट्र के भीतर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के महत्व को समझने में मदद मिलती है। भारत में वित्तीय आपातकाल को समझना। एक वित्तीय आपातकाल एक विशेष स्थिति है जो भारत सरकार की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट खतरे में होने पर घोषणा कर सकती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में उल्लिखित है। आइए तोड़ते हैं कि यह सरल शब्दों में कैसे काम करता है। संसदीय अनुमोदन। एक अनुमोदन आवश्यक। जब भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। लोकसभा, लोगों का सदन और राज्यसभा, राज्यों की परिषद। यह मंजूरी 2 महीने के भीतर होनी चाहिए जिस तारीख को आपातकाल घोषित किया जाता है। 2 विघटन की स्थिति। यदि वित्तीय आपातकाल घोषित होने पर लोकसभा को भंग कर दिया गया है या इन 2 महीनों के भीतर भंग कर दिया जाता है तो स्थिति थोड़ी बदल जाती है। चुनाव के बाद नई लोकसभा की पहली बैठक से घोषणा 30 दिनों के लिए वैध रहेगी जब तक कि राज्यसभा ने पहले ही इसे मंजूरी दे दी है। अनिश्चित अवधि।
एक बार संसद के दोनों सदनों ने वित्तीय आपातकाल को मंजूरी दे दी तो इसकी निर्धारित तिथि नहीं है। इसका मतलब यह है, कोई समय सीमा नहीं, वित्तीय आपातकाल कब तक चल सकता है, इसके लिए कोई अधिकतम अवधि नहीं है। यह तब तक जारी रह सकता है जब तक कि इसे आधिकारिक तौर पर निरस्त नहीं किया जाता है। बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सरकार को आपातकाल को प्रभावी बनाए रखने के लिए संसद से अनुमोदन के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है। यह तब तक रहता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे रद्द करने का फैसला नहीं करते। अनुमोदन कैसे होता है? वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देने के लिए संकल्प को एक साधारण बहुमत का उपयोग करके संसद के सदन द्वारा पारित किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत का मतलब है कि उपस्थित सदस्यों में से आधे से अधिक और मतदान को सहमत होने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया सीधी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यदि कोई वित्तीय संकट उभरता है तो त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। आपातकालीन निरूपण। भारत के राष्ट्रपति के पास एक और उद्घोषणा जारी करके किसी भी समय वित्तीय आपातकाल को रद्द करने का अधिकार है। इस नई उद्घोषणा को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, जिससे राष्ट्रपति को वित्तीय स्थिति में सुधार या स्थिर होने पर आपातकाल को जल्दी से समाप्त करने की शक्ति मिलती है। याद करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय आपातकाल की विधायी निरीक्षण है। आपातकाल को रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति लचीलेपन की एक परत को जोड़ती है, जिससे आर्थिक परिस्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया की अनुमति मिलती है। वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में रखा गया है, जबकि संसद के कामकाज से संबंधित लेखों को लेख 85, 107 और 118 सहित विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। सारांश में, भारत में एक वित्तीय आपातकाल एक महत्वपूर्ण उपाय है जिसे सरकार गंभीर वित्तीय संकट के समय में ले जा सकती है। जबकि इसे संसद से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, एक बार अनुमोदित होने के बाद यह राष्ट्रपति द्वारा निरस्त होने तक अनिश्चित काल तक रह सकता है। यह तंत्र यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि देश के वित्तीय स्वास्थ्य को सावधानी पूर्वक प्रबंधित किया जाता है, जो विधायी नियंत्रण और कार्यकारी लचीलेपन की आवश्यकता दोनों को दर्शाता है। वित्तीय आपातकालीन प्रभाव। एक वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित स्थिति है। जब इस आपातकाल को घोषित किया जाता है तो कुछ परिणाम केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारों के लिए पालन करते हैं। आइए इन परिणामों को सरल शब्दों में देखें। वित्तीय आपातकाल के प्रमुख परिणाम। 1. राज्यों पर केंद्रीय प्राधिकरण। जब एक वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो केंद्र सरकार को राज्यों पर अतिरिक्त शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति अपने वित्त को ठीक से प्रबंधित करने के तरीके के बारे में राज्यों को आदेश दे सकते हैं। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि राज्य अच्छी वित्तीय प्रथाओं का पालन करते हैं। 2. वेतन पर निर्देश। राष्ट्रपति वेतन के संबंध में विशिष्ट नियम भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, राष्ट्रपति राज्य के कुछ कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने के लिए एक राज्य का आदेश दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभाओं के बाद कोई वित्तीय बिल जैसे बजट पारित करने के बाद राष्ट्रपति कानून बनने से पहले इन बिलों को व्यक्तिगत समीक्षा के लिए रख सकते हैं। 3. संघ के वेतन पर नियंत्रण। राष्ट्रपति वेतन और भत्ते को कम करने के लिए आदेश भी जारी कर सकते हैं। केंद्र सरकार संघ में श्रमिक, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इन नियमों के कारण केंद्र सरकार इस बात पर नियंत्रण कर सकती है कि वित्तीय आपातकाल के प्रभावी होने पर राज्य अपने वित्त का प्रबंधन कैसे करते हैं।
राज्यों की स्वायत्तता पर चिंता। संविधान सभा का हिस्सा थे ए कुजरू ने चिंता व्यक्त की कि वित्तीय आपातकाल के लिए नियम राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता को कम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य अपने स्वयं के वित्तीय मामलों को तय करने की अपनी कुछ क्षमता खो सकते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ और रूपरेखा। डॉ. संविधान का मसौदा तैयार करने में एक अन्य महत्वपूर्ण नेता अंबेडकर ने बताया कि वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को अमेरिकी कानून से प्रेरित किया गया था, जिसे नेशनल रिकवरी एक्ट कहा जाता है। यह अधिनियम 1933 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान पेश किया गया था। इसने अमेरिकी राष्ट्रपति को देश के सामने आने वाली आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए समान वित्तीय नियंत्रण के साथ सशक्त बनाया। भारत में वित्तीय आपातकाल का आवेदन। हालांकि एक वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत को ऐसा कभी नहीं करना है। निकटतम घटना 1991 में एक वित्तीय संकट थी, जिसने प्रमुख आर्थिक सुधारों को प्रेरित किया, लेकिन इससे वित्तीय आपातकाल की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। वित्तीय आपातकाल से संबंधित संवैधानिक लेख। अनुच्छेद 360 एक वित्तीय आपातकाल की घोषणा पर चर्चा करता है। यह उन आधारों को प्रदान करता है जिस पर राष्ट्रपति वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और राष्ट्र के आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 265 वित्तीय लेनदेन में कानूनी प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर देते हुए कानून के अधिकार को छोड़कर बिना किसी कर के बारे में बात नहीं की जाएगी या एकत्र की जाएगी। निष्कर्ष। सारांश में एक वित्तीय आपातकालीन की घोषणा राज्यों पर केंद्र सरकार को व्यापक शक्ति प्रदान करती है, विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन और कर्मचारी वेतन के विषय में। जबकि यह प्रावधान सख्त समय के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए है, यह उनकी राजकोषीय जिम्मेदारियों के प्रबंधन में राज्यों की स्वायत्तता के बारे में भी चिंताओं को बढ़ाता है। इन निहितार्थों को समझना भारत की शासन संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि इसके संविधान में रखा गया है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना और समर्थन। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान हमेशा घटक विधानसभा के सदस्यों के बीच गहन बहस का विषय रहे हैं। कई सदस्यों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया, इस डर से कि ये प्रावधान राष्ट्र की संघीय संरचना को कम करेंगे। नीचे हम कुछ प्रमुख आलोचनाओं के साथ इन आपातकालीन उपायों के लिए समर्थन करते हैं। आलोचकों द्वारा उठाए गए चिंता। 1. जोखिम में संघीय संरचना। आलोचकों ने तर्क दिया कि संविधान की संघीय प्रकृति को धमकी दी जाएगी, जिससे एक शक्तिशाली संघ सरकार हो जाएगी। उनका मानना था कि यह संघ के कार्यकारी के भीतर सभी शक्तियों को केंद्रित करेगा, जिससे राज्यों के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करना मुश्किल हो जाएगा। प्रासंगिक लेख। अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति को एक राज्य में राष्ट्रपति के शासन को लागू करने में सक्षम बनाता है, विशेष रूप से राज्य स्वायत्तता के लिए संभावित खतरे के रूप में उजागर किया गया था। 2. राष्ट्रपति तानाशाही। कुछ सदस्यों को डर था कि राष्ट्रपति को तानाशाह के रूप में देखा जा सकता है। सत्ता का यह केंद्रीकरण लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों में बाधा डाल सकता है, जो राष्ट्रपति की भूमिका को एक सत्तावादी नेता की भूमिका को कम कर सकता है। प्रासंगिक अनुच्छेद। अनुच्छेद 352 एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अनुमति देता है, जिससे राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां मिलती हैं और स्थिति को और अधिक जटिल बनाते हैं। 3. खतरे में वित्तीय स्वायत्तता। आपातकालीन प्रावधान राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता को कम कर देंगे, जिससे वे पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर होंगे। इस चिंता को H.N. कुंजरू द्वारा आवाज दी गई थी,
जो संघ की ओवरराइडिंग शक्तियों के कारण राज्यों के वित्त के लिए खतरा है। प्रासंगिक लेख अनुच्छेद 280 वित्तीय संसाधनों को वितरित करने में वित्त आयोग की भूमिका पर चर्चा करता है, जिसे आपातकालीन स्थिति के दौरान कम किया जा सकता है। 4. मौलिक अधिकारों की अर्थहीनता। कई लोगों ने तर्क दिया कि मौलिक अधिकार स्वयं इन प्रावधानों के प्रभाव में अर्थहीन हो सकते हैं। H.V. कामथ ने चेतावनी दी कि इस तरह के कार्यों को एक अधिनायकवादी शासन के लिए आधार बनाया जा सकता है, जहां नागरिक स्वतंत्रता को लगातार धमकी दी जाएगी। प्रासंगिक लेख अनुच्छेद 19 नागरिकों को विभिन्न अधिकारों को अनुदान देता है और आपातकालीन के दौरान इसका निलंबन चिंता का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। 5. सार्वजनिक आंकड़ों से चिंता। K.T. शाह और T.T. कृष्णमखरी ने भी मजबूत आरक्षण व्यक्त किया, प्रावधानों को संवैधानिक तानाशाही की ओर मार्ग के रूप में लेबल किया, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों का गंभीर उत्पीड़न होगा। आपातकालीन प्रावधानों के लिए समर्थन। आलोचनाओं के बावजूद घटक विधानसभा के कुछ सदस्यों ने आपातकालीन प्रावधानों के समावेश का बचाव किया। 1. संवैधानिक अखंडता के लिए आवश्यक। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा कि इस तरह के प्रावधान संविधान के बहुत जीवनसांस हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि वे संकट के समय में राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। 2. शासन के लिए सुरक्षा वाल्व। महावीर त्यागी ने आपातकालीन प्रावधानों को सुरक्षा वाल्व के रूप में देखा, राष्ट्र को स्थिर करना और अशांत समय के दौरान आदेश बनाए रखने में मदद करना। 3. संभावित दुरुपयोग की पावती। डॉ. संविधान के मुख्य वास्तुकार अंबेडकर ने राजनीतिक लाभ के लिए इन प्रावधानों के दुरुपयोग के जोखिम को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से इस बात से इनकार नहीं करता कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लेखों के साथ दुर्व्यवहार या नियोजित होने की संभावना है। यह दर्शाता है कि जब वे आवश्यक हैं, तो दुरुपयोग के खिलाफ सतर्कता भी महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक लेख अनुच्छेद 356 राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय नियंत्रण के तहत लाने की अनुमति देता है। उन प्रमुख लेखों में से एक है जहां दुरुपयोग पर बहस की गई है। निष्कर्ष। संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने से राज्यों के अधिकारों और स्वायत्तता को संतुलित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक जटिल अंतर से उपजा है। जबकि आलोचकों ने सरकारी ओवररेच और तानाशाही शासन की क्षमता के बारे में वैध आशंकाओं को व्यक्त किया, समर्थकों ने आपात स्थिति के दौरान देश की सुरक्षा में अपनी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इन दृष्टिकोणों को समझना भारत में शासन, नागरिक अधिकारों और संविधान की प्रकृति के बारे में वर्तमान और भविष्य की चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रावधानों के बारे में बहस आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि नागरिक और कानून निर्माता सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन को दर्शाते हैं।